नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेस में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे संसदीय समितियां। जो संसदीय समितियां हैं वो हमने 1919 के अधिनियम से ली हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ लिया जाता है कि जो संसदीय समितियां हैं वो हमने कहाँ से ली, तो 1919 के अधिनियम से ली हैं। फिर इन मंत्रीगण जो होते हैं वो इन समितियों के सदस्य नहीं होते हैं। ये समितियां जो है वो नीतिगत प्रश्नों पर विचार नहीं करती, क्योंकि नीति का निर्माण करना संसद का काम है। ये समितियां जो है कार्य करने के बाद ही प्रशासन की जांच करती है, उससे पहले ये प्रशासन के दिन प्रतिदिन के कार्यों में दखलंदाजी नहीं देती। अनुच्छेद 88 और 105 में इनका उल्लेख है। अगर क्वेश्चन आ जाए प्रतियोगी परीक्षाओं में, ये महत्वपूर्ण है कि जो संसदीय समितियां हैं वो किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 88 और 105। फिर उसके बाद दो प्रकार की संसदीय समितियां हैं, एक तदर्थ समिति और दूसरी स्थायी समितियां। जो जो तदर्थ समितियां हैं वो अस्थायी प्रकृति की होती हैं। ये विशेष उद्देश्यों के लिए बनाई जाती है और जब उद्देश्यों की पूर्ति कर ली जाती है तो ये समाप्त हो जाती है। तो तदर्थ समितियां जो है वो एडहॉक समितियां कहलाती हैं। वहीं स्थायी समितियां जो है, स्टेबल समितियां, ये स्थायी प्रकृति की होती हैं। इनका गठन प्रतिवर्ष होता है और इनका जो निर्वाचन, सदस्यों का जो निर्वाचन किया जाता है, चुनाव किया जाता है, वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। तो देखो 4-5 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। एक तो ये कि जो संसदीय समितियां हैं वो कहाँ से ली गई हैं, तो 1919 के अधिनियम से ली गई हैं। नीतिगत प्रश्नों पर विचार नहीं करती हैं, काम होने के बाद ही जांच करती है प्रशासन की। मंत्रीगण इन समितियों के सदस्य नहीं होते हैं और अनुच्छेद 88 और 105 के अंदर इनका उल्लेख किया गया है। दो प्रकार की संसदीय समितियां होती हैं, तदर्थ समिति जो कि अस्थायी प्रकृति की होती है और स्थायी समिति जो कि स्थायी प्रकृति की होती है। तदर्थ समिति जो है वो एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती है, जैसे ही उद्देश्य पूर्ण होता है समाप्त हो जाती है, लेकिन ये प्रतिवर्ष बनाई जाती हैं और इनका चुनाव जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर डिटेल से करते हैं। स्थायी समितियां, स्थायी समितियों में लोक लेखा समिति पहली समिति है, जिसे पब्लिक अकाउंट कमेटी कहा जाता है। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। कई बार ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लोक लेखा समिति की सदस्य संख्या कितनी है, तो 22 है। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, टोटल 22 मेंबर है। सदस्यों का निर्वाचन पहले बताया मैंने आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, गुप्त मतदान होता है। इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है और 1967 से यही प्रथा चली आ रही है कि जो विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का सदस्य होता है, उसे ही इस समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर इस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। लोकलेखा समिति कैग के प्रतिवेदन की विस्तार से जांच करती है। एक काम इसका यह है कि कैग द्वारा जो प्रतिवेदन राष्ट्रपति के माध्यम से संसद के दोनों सदनों में रखाया जाता है उसकी जांच करती है। राज्यपाल के माध्यम से राज्य के विधान मंडल के दोनों सदनों में रखा जाता है, उसकी विस्तार से जांच करती है। यह समिति सदन द्वारा स्वीकृत राशि जो भारत सरकार को व्यय के लिए दी गई है और वो उसी प्रयोजन के लिए खर्च हुई है, इसकी जांच करना भी कैग का काम है। तो कैग के दो काम है, एक तो लोकलेखा समिति के दो काम है, एक तो कैग के प्रतिवेदन की जांच करना, रिपोर्ट की जांच करना, और दूसरा जो है भारत सरकार के लिए जो धन दिया गया है किसी प्रयोजन हेतु, वो उसकी जांच भी जो है लोक लेखा समिति करती है। कैग को इसका मार्गदर्शक व मित्र कहा जाता है। तो देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं। पहला तो यही बन रहा है कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कौन है, लोक लेखा समिति। कैग को इसका मार्गदर्शक व मित्र कहा जाता है। 22 मेंबर है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इनका चुनाव जो है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अब एक चीज ध्यान रखिए, कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किन किन का चुनाव जो है एकल, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है उसके द्वारा होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का,
राज्यसभा के मेंबर का, और जो स्थायी समितियां हैं उनके सदस्यों का चुनाव जो है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। काम आपने देख ही लिया। इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है, और 1967 से यही प्रथा चली आ रही है। तो लोक लेखा समिति से अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो वो इन्हीं में से आएगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर प्राक्कलन समिति देखते हैं। प्राक्कलन समिति एस्टिमेट कमेटी जो है, इसमें 30 सदस्य होते हैं, केवल लोकसभा से होते हैं। इसे लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। देखो महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही हो गया कि इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो 30 होते हैं। जहां लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7, वहीं प्राक्कलन समिति जो है उसमें 30 सदस्य होते हैं, वो लोकसभा से ही होते हैं, राज्यसभा से मेंबर नहीं लिए जाते। इसे लोक लेखा समिति की बहन कहा जाता है। प्राक्कलन समिति सरकार को प्रशासन में दक्षता लाने और मितव्ययता लाने की वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देती है कि सरकार को कैसे कम से कम खर्चे करने चाहिए, इसका जो सुझाव है, और किस प्रकार से दक्षता लेके आए उसका सुझाव जो है प्राक्कलन समिति देती है। प्राक्कलन समिति जो है वो धन के खर्च होने से पहले ही भ्रष्टाचार पर रोक लगाती है। वहीं लोक लेखा समिति जो है वो काम होने के बाद भ्रष्टाचार पर की जांच करती है, जबकि ये भ्रष्टाचार पर पहले ही रोक लगा लेती है। तो ये है प्राक्कलन समिति जो कि एक स्थायी समिति है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, वह उद्योग जिसमें सरकारी व निजी रुपया लगा होता है, धन लगा होता है, वो सार्वजनिक उपक्रम समिति कहलाती है। इन सार्वजनिक उपक्रमों के व्ययों का परीक्षण करना ही इस सार्वजनिक उपक्रम समिति का कार्य है। इसमें 22 मेंबर होते हैं लोक लेखा समिति की तरह, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, यही लोक लेखा समिति में है। इसका अध्यक्ष इन्हीं 15 लोगों में से चुना, जो 15 लोकसभा के जो मेंबर है उनमें से चुना जाता है। तो इसका अध्यक्ष इन्हीं 15 सदस्यों में से, यानी जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उनमें से चुना जाता है। यह समिति सरकारी उद्योगों को सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी बनाती है। तो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि एक तो इसके 22 सदस्य हैं, 15 प्लस 7 22 मेंबर, और 15 मेंबर जो है उनमें से लोकसभा में से जो 15 मेंबर है उनमें से इनका अध्यक्ष चुना जाएगा। और ये समिति सार्वजनिक उपक्रम के जो उद्योग हैं, सरकारी उद्योग, उनको सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी बनाती है। तो ये हमारी सार्वजनिक उपक्रम समिति है जो कि एक स्थायी समिति है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। याचिका समिति, ये एक जांच समिति है, हालांकि स्थायी समिति है लेकिन एक जांच समिति है। दोनों सदनों की अलग अलग होती है। अगर लोकसभा की जांच समिति है तो उसमें 15 मेंबर हैं। अगर राज्यसभा की जांच समिति है तो उसमें 10 सदस्य हैं। यह समिति उन पीड़ित लोगों को राहत देने का काम करती है, उन नागरिकों को राहत देने का काम करती है जिन्हें कहीं भी अन्य राहत नहीं मिली है। उन लोगों को, वो लोग जो है, चाहे वो एक नागरिक है चाहे वो एक सांसद है, वो लोकसभा के अंदर या राज्यसभा की जांच समिति में जो है मामला ले जा सकता है। फिर लोकसभा की अगर समिति है तो उसके 15 मेंबर उसकी जांच करेंगे, राज्यसभा के 10 मेंबर उसकी जांच करेंगे। इस प्रकार यह समिति जो है वो ओम्बुड्समैन का कार्य करती है। कई बार ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि भारत की ऐसी कौन सी संसदीय समिति है जिसका काम जो है ओम्बुड्समैन की तरह है, तो वो याचिका समिति जो कि एक स्थायी समिति है। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त संसदीय समिति जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो एक तदर्थ समिति है। इसमें विशेषज्ञों व सिविल सोसाइटी के जो सदस्यों की सहायता ली जाती है, अर्थात उन्हें भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। यह समिति जो है अपनी रिपोर्ट मीडिया को सीधा दे सकती है और दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनती है। अभी तक कई बार गठित की गई है, जैसे बोफोर्स घोटाले पर 1989 में, शेयर घोटाले में अभी तक 2 बार, 1992 में भी और 1998 में भी, और कोल्ड ड्रिंक्स घोटाला 2001 में भी, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो 2010 में हुआ था उसके लिए भी जॉइंट जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसका गठन किया गया था। ये सीधा जो है मीडिया को अपनी रिपोर्ट देती है। तो इस प्रकार से ये एक तदर्थ समिति है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। प्रवर समिति, प्रवर समिति जो है दोनों सदनों की अलग अलग समिति होती है। लोकसभा में 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा में भी 30 सदस्य होते हैं, लेकिन जब ये जॉइंटली काम करती है, एक संयुक्त समिति के रूप में काम करती है, तो इसमें 45 मेंबर होते हैं।
जिसमें लोकसभा के 30 और राज्यसभा के 15। यानी जब प्रवर समिति जो है वो अगर संयुक्त रूप से काम करती है, दोनों सदनों की मिलकर एक बार काम करती, तो 45 सदस्य है, जिसमें लोकसभा से 30 और राज्यसभा से 15। दोनों सदनों की अलग अलग प्रवर समिति होती है विधेयक पर गहन विचार विमर्श करने के लिए। मैंने अपने नेक्स्ट पहली वीडियो में बताया था, इससे पहले की जो वीडियो है, कि जो एक विधेयक है, साधारण विधेयक, वो 3 चरणों से गुजरता है। जो दूसरा चरण होता है उसमें वाचन होता है, वाचन का जो दूसरा चरण है उसमें एक प्रवर समिति होती है, वही प्रवर समिति है। फिर सार्वजनिक उपक्रम समिति 1964 में कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर बनी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब मैंने अभी करवाया था तो उसमें कुछ रह जाता है, क्योंकि बिना देखे लिखना पड़ता है तो कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो उसमें सार्वजनिक उपक्रम समिति मैंने करवाया तो 1964 में कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर बनाई गई थी। याचिका समिति में अभी मैंने याचिका समिति भी करवाई इससे पहले। तो याचिका समिति जो है उसमें लोकसभा में जो याचिका समिति है उसमें 15 सदस्य होते हैं और लोकसभा का उपाध्यक्ष इसका अध्यक्ष होता है। फिर अनुपस्थिति समिति में 15 सदस्य होते हैं। विशेषाधिकार समिति जो है उसका गठन लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसमें एक चीज महत्वपूर्ण है कि पीएम और जो विधि मंत्री, कानून मंत्री, दोनों इसमें शामिल होते हैं इसकी बैठकों में। संसद की स्थायी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी जितनी भी, चाहे लोक लेखा समिति है, स्थायी समिति, प्राक्कलन समिति है, चाहे सार्वजनिक उपक्रम समिति है, ये जितनी भी स्थायी समितियां हैं उनके अध्यक्षों की नियुक्ति जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष खुद करता है। तो एक तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो किन किन समितियों की अध्यक्षता करता है। तो कार्य मंत्रणा समिति की, नियम समिति की, सामान्य प्रयोजन समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर संसद की जितनी भी स्थायी समितियां हैं, चाहे लोक लेखा समिति है, चाहे प्राक्कलन समिति है, चाहे सरकारी उपक्रम समिति है, उनकी अध्यक्षता जो है वो उनका अध्यक्ष जो है नियुक्त किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। फिर विशेषाधिकार समिति जो है वो लोकसभा अध्यक्ष जो है उसका गठन करता है। 15 मेंबर होते हैं और विशेषाधिकार जो कमेटी होती है, समिति होती है, उसमें पीएम व विधि मंत्री भी शामिल होते हैं। फिर जो है अनुपस्थिति समिति, इसमें 15 मेंबर होते हैं जो देखते हैं कि कोई भी सांसद जो है लोकसभा से अगर 60 दिन तक वो उसकी जो बैठक है उससे अनुपस्थित रहता है तब उसके बारे में निर्णय जो है इसी कमेटी से लिया जाता है। फिर याचिका समिति, लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं, लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है याचिका समिति का अध्यक्ष होता है। फिर हमने किया सार्वजनिक उपक्रम समिति, इससे पहले 1964 में कृष्ण मेनन समिति द्वारा सुझाव पर यह समिति बनाई गई थी। फिर है प्रवर समिति। प्रवर समिति के बारे में मैंने इससे पहले की जो वीडियो है जिसमें संसदीय जो विधायी प्रक्रिया है, जिसमें यह बताया गया था कि जो साधारण विधेयक है वो 3 चरणों से गुजरता है। दूसरे चरण में जब वो आता है जिसमें वाचन होते हैं, उसके अंदर भी वाचन के दूसरे चरण के अंदर एक प्रवर समिति को जो है विधेयक सौंप दिया जाता है ताकि वो बारीकी से उस विधेयक की जांच कर सके। इसके लिए जो है अगर मान लो वो साधारण विधेयक लोकसभा में पारित हुआ है और राज्यसभा में गया है तो राज्यसभा में उसके लिए जो प्रवर समिति बनेगी उसके 15 मेंबर होंगे। अगर राज्यसभा में साधारण विधेयक पास हुआ और वो लोकसभा में जाएगा तो लोकसभा में 30 मेंबर होंगे। अगर मान लो एक जॉइंट कमेटी का गठन कर दिया गया है प्रवर समिति के लिए तो उसके अंदर टोटल 45 मेंबर होंगे, जिसमें 30 लोकसभा से और 15 जो है वो राज्यसभा से होंगे। हालांकि इससे अलग भी कई और समितियां हैं, लेकिन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनके अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं वो यही समितियां हैं और इसके अलावा जो अन्य समितियां हैं उनको करने का कोई फायदा नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आज जो संसदीय समितियां हैं, चाहे वो लोकलेखा समिति है, चाहे प्राक्कलन समिति है, चाहे सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित समिति है, चाहे वो याचिका समिति है, चाहे वो प्रवर समिति है, चाहे वो या अनुपस्थिति समिति है या विशेषाधिकार समिति है, इन्हीं में से प्रतियोगी परीक्षाओं में आज तक प्रश्न पूछे गए हैं और इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसी दृष्टि से इसी को संदर्भ में रखते हुए जो है हमने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए, आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उसके लिए आपके लिए ये वीडियो जो है उपयोगी होगी। धन्यवाद।